हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन। हम लोग आज से रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स इस वीडियो में जो है आज से हम लोग स्टडी करेंगे। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स क्लास एनसीईआरटी जो है आपको उसको सिंप्लीफाइड करके जो है हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि आखिर जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में हम लोग को क्या क्या स्टडी करना है और हम लोग इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, ये आपका सिंप्लीफाइड एनसीईआरटी जो है एनसीईआरटी को सिंप्लीफाइड करके जो है तब ये वीडियो को बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए, जो आपका रिप्रोडक्शन यूनिट है इसमें 4 चैप्टर पढ़ना है। उस चैप्टर में चैप्टर 1 है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, चैप्टर 2 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, चैप्टर 3 है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और आपका चैप्टर 4 है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। आपका क्लास 12 में बायोलॉजी का चैप्टर 1 है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, देखिए, सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि आखिर जो है रिप्रोडक्शन जो है हम लोग जानते हैं कि आखिर जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में जो है हम लोग को स्टडी क्या करना है। तो देखिए, जीवों में जनन, तो जीवों में जनन होता है। ठीक है, प्रत्येक ऑर्गेनिज्म होते हैं ये केवल निश्चित समय तक जीवित रहते हैं। ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेकर उसकी नेचुरल डेथ तक का जो टाइम होता है उसे लाइफ स्पान कहा जाता है, उसे लाइफ स्पान कहलाता है। कुछ ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान कम से कम 1 दिन या फिर अधिक से अधिक कुछ हजार वर्ष जो है हो सकता है। ठीक है, अधिकतर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं आपके, तो अधिकतर ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान इन दोनों रेंज में पाया जाता है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पान का उनके साइज से कोई संबंध नहीं होता है। पैरोट्स और क्रोच के साइज में कोई अधिक अंतर नहीं होता है, लेकिन उनके लाइफ स्पान में बहुत बड़ा अंतर होता है। पीपल ट्री की तुलना में मैंगो ट्री की लाइफ स्पान बहुत कम होती है। लाइफ स्पान चाहे कुछ भी हो, लेकिन ऑर्गेनिज्म की डेथ जो है निश्चित है। ऑर्गेनिज्म का डेथ क्या है, निश्चित है। ठीक है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जो आपका सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जो है, तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जो है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स की नेचुरल मृत्यु नहीं होती है। जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी क्या हम क्यों कहते हैं कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की नेचुरल मृत्यु नहीं होती है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को छोड़कर कोई भी जीव जो है इमोर्टल, अमर नहीं हो। ध्यान देंगे, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को छोड़कर कोई भी जीव इमोर्टल, अमर नहीं है। हम क्यों कहते हैं कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स की नेचुरल मृत्यु नहीं होती है। सोचिए आप कि देखिए, इसमें लिखा है कि हम क्यों कहते हैं कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की मृत्यु नहीं होती है। उसके बाद क्या लिखा है, सोचो, हजारों वर्षों से प्लांट तथा एनिमल स्पेसीज जैसे इतनी विशाल संख्या में अर्थ पर उपस्थित है। रिप्रोडक्शन के द्वारा ये संख्या जो है उपस्थित है। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल जो है प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है अपने समान एक छोटे ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ऑफस्प्रिंग का तो जन्म हो गया, तो ऑफस्प्रिंग जो है वो आपका जो है ग्रो होगा। तो ऑफस्प्रिंग जब ग्रो होगा तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने समान एक छोटे ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है। ऑफस्प्रिंग ग्रो करता है, मैच्योर होता है तथा फिर न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। इस प्रकार बर्थ, ग्रोथ तथा डेथ की साइकिल जो है चलती रहती है। रिप्रोडक्शन इस प्रकार से स्पीशीज की कंटिन्यूटी को जनरेशन आफ्टर जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है बनाए रखता है। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद लिखा गया है कि आप बाद में चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में स्टडी करेंगे कि कैसे रिप्रोडक्शन के दौरान जेनेटिक वेरिएशन उत्पन्न, क्रिएटेड तथा इनहेरिटेड वंशागत होती है। ठीक है, चैप्टर 5 में हम लोग को स्टडी करना है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में
की स्टडी करेंगे कि कैसे रिप्रोडक्शन के दौरान जेनेटिक वेरिएशन उत्पन्न क्रिएटेड तथा इनहेरिटेड वंशागत होती है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा गया है बायोलॉजिकल वर्ल्ड में लार्ज डाइवर्सिटी पाई जाती है। जो आपका बायोलॉजिकल वर्ल्ड है, तो बायोलॉजिकल वर्ल्ड में जो है लार्ज डाइवर्सिटी जो है पाई जाती है। प्रत्येक ऑर्गेनिज्म के पास मल्टीप्लाई करने का अपना मैकेनिज्म है। क्या है? मैकेनिज्म है, जिससे वह ऑफस्प्रिंग को उत्पन्न करता है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म किस प्रकार रिप्रोड्यूस करेगा उसके हैबिटेट, इंटरनल फिजियोलॉजी तथा अन्य कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट होने वाले ऑर्गेनिज्म के नंबर के आधार पर ये दो प्रकार का होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें सिंगल पेरेंट द्वारा गैमिट की उपस्थिति या अनुपस्थिति में ऑफस्प्रिंग बच्चे का निर्माण होता है। उसके बाद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होता है, दो पेरेंट्स अपोजिट सेक्स रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में भाग लेते हैं तथा इसमें मेल एवं फीमेल गैमिट का जो है फ्यूजन भी होता है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो है एलिफेंट का फोटो दिया गया है। तो एलिफेंट का पिक्चर दिया गया है, नीचे लिखा गया है 65 से 90 वर्ष। मतलब हाथी जो होता है 65 से 90 वर्ष तक जिंदा रहता है। जो रोज का प्लांट होता है 5 से 7 ईयर्स तक जिंदा रहता है, 5 से 7 ईयर्स। डॉग जो होता है 20 से 30 ईयर्स जिंदा रहता है। बटरफ्लाई 1 से 2 वीक्स जिंदा रहती है। क्रो जो होता है कौवा 15 वर्ष 15 ईयर्स जिंदा रहता है। बनाना ट्री जो होता है 20 से 25 ईयर्स जिंदा रहता है। काऊ 15 से 25 ईयर्स जिंदा रहता है। पैरोट 140 ईयर्स जिंदा रहता है और क्रोकोडिल 60 ईयर्स, हर्स 62 ईयर्स। फ्रूट फ्लाई आपका जो होता है फ्रूट फ्लाई, तो फ्रूट फ्लाई कितने दिन तक जिंदा रहती है, तो फ्रूट फ्लाई जो है आपका 20 से 30 डेज जिंदा रहती है। हर्स 62 ईयर्स और क्रोकोडिल जो होता है मगरमच्छ 60 ईयर्स जिंदा रहता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट देखिए, आपका राइस प्लांट जो होता है 3 से 4 मंथ्स जिंदा रहता है, 3 से 4 महीना जिंदा रहता है। टर्टवाइज जो होता है 100 से 150 ईयर्स तक जिंदा रहता है, 100 से 150 ईयर्स तक जिंदा रहता है। बनियान ट्री जो है 200 से 300 ईयर्स जिंदा रहता है, मतलब 200 से 300 ईयर्स तक जिंदा रहता है आपका बनियान ट्री, बरगद का पेड़। तो फिगर 1.1 अप्रॉक्सीमेट लाइफ स्पान्स ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स, आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है कि कुछ सम, और हम लोग बेसिकली एनसीईआरटी स्टडी करें, आपका सिंप्लीफाइड एनसीईआरटी है। ठीक है, एनसीईआरटी को सिंप्लीफाइड करके इस बुक में दिया गया है, इसी को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो अप्रॉक्सीमेट लाइफ स्पान्स ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स, तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट लाइफ स्पान दिया गया है कुछ ऑर्गेनिजम्स का, इसको आप लोग याद करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, 1.1 में स्टडी करने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें एक सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट से ऑफस्प्रिंग बच्चा पैदा होता है। जो इसमें सिंगल इंडिविजुअल होता है उस पेरेंट से ऑफस्प्रिंग जो है बच्चा पैदा होता है। इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न बच्चे न केवल एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं बल्कि अपने पेरेंट के भी एक्सैक्ट कॉपी होते हैं। ठीक है, क्या ये ऑफस्प्रिंग एक दूसरे के जेनेटिकली भी आइडेंटिकल या डिफरेंट हैं, तो आंसर होगा आइडेंटिकल। ठीक है, इस प्रकार के जेनेटिकली तथा मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स को जो है क्लोन कहते हैं। इसको याद रखेंगे, आपका ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन हो सकता है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है इस प्रकार के जेनेटिकली तथा मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल को क्लोन कहते हैं। ठीक है, आपका देखिए कितना अच्छा फोटो दिया गया है बुक में आपका। सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ए बर्डिंग इन ईस्ट, इस ईस्ट में जो है बर्डिंग हो रहा है, पेरेंट सेल यहाँ से ग्रो किया और ये जो बर्ड है फाइनली यहाँ से डिटैच हो जाएगा, टूट जाएगा और यहाँ से नया जो है ऑर्गेनिज्म बन जाएगा और नया ईस्ट बन जाएगा। अमीबा में देखिए बाइनरी फिशन हो रहा है, न्यूक्लियस है, ग्रोथ किया और उसके बाद यहाँ पर जो है 2 में डिवाइड हो गया, आपका डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो चलिए फिगर 1.2 में सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बर्डिंग इन ईस्ट ए नंबर में और बी नंबर में बाइनरी फिशन इन अमीबा। ठीक है, तो चलिए आइए विभिन्न ऑर्गेनिज्म के मध्य पाए जाने वाले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का विस्तृत रूप से अध्ययन करें। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन के प्लांट्स तथा एनिमल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमनली पाया जाता है। फिशियन, प्रोटिस्टा तथा मोनेरा में ऑर्गेनिजम्स का
या पेरेंट सेल दो भाग में डिवाइड होकर नए इंडिविजुअल्स को जन्म देते हैं। इस प्रकार से इन ऑर्गेनिजम्स में सेल डिवीजन ही एक प्रकार की रिप्रोडक्शन की विधि है। बाइनरी फिशन की चर्चा करते हैं तो बाइनरी फिशन कई सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म बाइनरी फिशन से रिप्रोडक्शन करते हैं, जिसमें एक सेल जो है दो भागों में डिवाइड होती है, तब प्रत्येक भाग जो है रेपिडली ग्रोथ करके एडल्ट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। एज फॉर एग्जांपल आपका अमीबा हो गया और क्या हो गया, पैरामीशियम हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए बर्डिंग क्या होता है। तो बर्डिंग क्या होता है जी, तो बर्डिंग जो है आपका, बर्डिंग जो है ईस्ट में या डिवीजन अनइक्वल होता है। ठीक है, ईस्ट में डिवीजन अनइक्वल होता है, जिसमें स्मॉल बर्ड्स बनती है जो शुरुआत में पेरेंट सेल से जुड़ी रहती है तथा बाद में अलग होकर नए ईस्ट ऑर्गेनिज्म में मैच्योर हो जाती है। उसके बाद देखिए स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स किंगडम फंजाई तथा सिंपल प्लांट्स जैसे कि अलगी हो गया आपका, किंगडम फंजाई तथा सिंपल प्लांट जैसे कि अलगी के मेंबर्स स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं। जूस्पोर्स आपका क्लेमाइडोमोनास हो गया, कोनिडिया पेनिसिलियम हो गया, बर्ड्स हाइड्रा हो गया, गेमुलस स्पॉन्जेज हो गए। इनमें से जूस्पोर्स मोस्ट कॉमन है, जो कि एक मोटाइल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, आपने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को क्लास 11 में पढ़ा है, हम लोगों ने जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को क्लास 11 में पढ़ा है। आप क्या सोचते हो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? तो होगा यस, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक प्रकार का क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो इसका आंसर होगा यस। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दे रखा है, ये आपका क्या चीज़ का पिक्चर है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जूस्पोर्स ऑफ क्लेमाइडोमोनास का पिक्चर है, ए नंबर वाला। यहाँ पर देखिए जूस्पोर्स है, प्लांट सेल जूस्पोरेंजियम है, जूस्पोरेंजियम है और यहाँ से जूस्पोर्स निकल रहे हैं। उसके बाद देखिए बी नंबर है आपका कोनिडिया ऑफ पेनिसिलियम, ये पेनिसिलियम है, इसका ऊपर जो है यहाँ पर कोनिडिया दे रखा है और आपका कोनिडोफोर है। ठीक है, अब सी नंबर देखिए गेमुलस इन स्पॉन्जेज, स्पॉन्ज, तो स्पॉन्ज में जो है गेमुलस के द्वारा होता है आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, देखिए यहाँ पर माइक्रोपाइल है या इनर मेम्ब्रेन है, ये आपका आउटर मेम्ब्रेन है, ये वाला आउटर मेम्ब्रेन है, ये आपका जो है ये वाला स्ट्रक्चर है आपका स्पिक्यूल्स है, और ये आपका अंदर वाला जो स्ट्रक्चर गोला गोला दिखाई दे रहा है ये आपका आर्चियोसाइट्स है। ठीक है, तो इसका पूरा स्ट्रक्चर है आपका गेमुलस इन स्पॉन्ज का। चलिए अब नेक्स्ट, तो देखिए स्टूडेंट चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, इसमें देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से बनने वाली संतानों के लिए क्या क्लोन शब्द प्रयोग कर सकते हैं? बताइए, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से बनने वाली संतानों के लिए क्या क्लोन शब्द प्रयोग कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा यस। ठीक है, एनिमल्स तथा अन्य सिंपल ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल शब्द का जो है प्रयोग स्पष्ट रूप से किया जाता है, जबकि प्लांट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शब्द का प्रयोग फ्रीक्वेंटली किया जाता है। जबकि प्लांट में जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शब्द का प्रयोग कैसे किया जाता है, तो फ्रीक्वेंटली किया जाता है। प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपागेशन की यूनिट रनर के द्वारा होता है, राइजोम, शक्कर, ट्यूबर, ये सबको इम्पोर्टेंट है, ध्यान देंगे। प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपागेशन की यूनिट रनर, राइजोम, शक्कर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब है जो नई संतान को उत्पन्न करती है। इन स्ट्रक्चर्स को हम वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर होता है उनको क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहते हैं। अब चलिए यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिया गया है, इस पिक्चर्स को ध्यान से देखेंगे। ये आपका जो है पोटैटो का पिक्चर्स है, आलू का, तो इसमें देख रहे हैं पोटैटो का आइज दिखाई दे रहा है, ये आपका जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स है। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर नोट्स दिखाई दे रहा है आपका, ये आपका क्या है, तो ये आपका जिंजर है, अदरक है, जिंजर है। यहाँ पर नोट्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बर्ड्स दिखाई दे रहा है, नीचे जो है आपको एडवेंटिटियस जो है रूट्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको जो है नीचे क्या दिखाई दे रहा है, तो देखिए ये आपका जो है सी नंबर वाला पिक्चर जो है आपका क्या है, तो बुलबिल ऑफ एगेव। ठीक है, बुलबिल ऑफ एगेव का पिक्चर है। और डी नंबर में देखिए आपका लीफ बर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम, जो ब्रायोफाइलम है, तो ब्रायोफाइलम के जो है यहाँ पर लीफ बर्ड्स का जो है पिक्चर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर एडवेंटियस बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। ई नंबर जो पिक्चर है ऑफसेट ऑफ वाटर हायसिंथ, ये आपका जलकुंभी है, वाटर हायसिंथ है, जिसको आइकॉर्निया कहा जाता है।
तो इसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोला जाता है, आगे स्टडी करेंगे हम लोग। तो ये आपका ये ऑफिस पेट हो गया और इस जो है आपका वाटर हाइसिंथ का प्लांट है, ठीक है। तो चलिए वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स इन एंजियोस्पर्म्स में जो है हम लोग आइज ऑफ पोटैटो को देख लिए हैं। उसके बाद हम लोग राइजोम ऑफ जिंजर को देख लिए हैं, बुलबिल ऑफ एगेव, लीफ बर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम और ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसिंथ, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट वाटर हाइसिंथ के बारे में स्टडी करेंगे हम लोग। वाटर हाइसिंथ देखिए, वाटर हाइसिंथ जो होता है आपका, तो वाटर हाइसिंथ जिसको आइकॉर्निया भी बोला जाता है, तो वाटर हाइसिंथ को जो है स्टोरेज ऑफ वाटर बॉडीज, जलाशयों की महाविपत्ति बोला जाता है, ठीक है। आपको वाटर हाइसिंथ को जो है जलाशयों की महाविपत्ति या टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। वाटर हाइसिंथ स्टैंडिंग वाटर में ग्रो करने वाला मोस्ट इन्वेसिव जो है वीड है, ठीक है। वाटर हाइसिंथ स्टैंडिंग वाटर में ग्रो करने वाला मोस्ट इन्वेसिव वीड है। यह जल से ऑक्सीजन को खींच लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप मछलियों की डेथ हो जाती है। अपने ब्यूटीफुल फ्लावर्स और सेप के लिप्स के कारण से यह इंडिया में लाया गया। इसमें वेजिटेटिव प्रोपागेशन की दर जो है असाधारण फेनोमाइनल होती है, ठीक है, ठीक है, फेनोमाइनल होती है। इसलिए यह कम समय में पूरी वाटर बॉडी से ढका होता है तथा इसमें छुटकारा पाना कठिन होता है, ठीक है। अब न्यू प्लांट फॉर्म नोड ऑफ मॉडिफाई स्टेम, एज फॉर एग्जांपल पोटैटो हो गया आपका, शुगर केन हो गया, बनाना हो गया, जिंजर हो गया और क्या हो गया, डेहलिया हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए, क्या आपने पोटैटो ट्यूबर के बड्स आइज तथा जिंजर एवं बनाना के राइजोम से स्मॉल प्लांट्स को निकलते हुए देखा है? क्या आपने पोटैटो ट्यूबर के बड्स आइज तथा जिंजर एवं बनाना के राइजोम से स्मॉल प्लांट्स को निकलते हुए देखा है? जब नोट्स कभी डैम्प सॉइल और वाटर के संपर्क में आते हैं तो इनसे रूट और न्यू प्लांट बनता है। न्यू प्लांट फॉर्म लीफ, एज फॉर एग्जांपल ब्रायोफाइलम हो गया आपका। तो ब्रायोफाइलम की लीव्स की मार्जिन्स पर उपस्थित जो नॉचेस होते हैं से एडवेंटियस जो है बड्स निकलती है, जिससे नए प्लांट बनते हैं, ठीक है, नए प्लांट बनता है। गार्डनर्स तथा फार्मर्स प्लांट्स के कमर्शियल प्रोपागेशन के लिए इस क्षमता का लाभ जो है उठाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिज्म जैसे आपका अलगी हो गया, फंजाई हो गया, ठीक है, अलगी हो गया, फंजाई हो गया। फंगी में रिप्रोडक्शन का कॉमन मेथड है। रिप्रोडक्शन का क्या है? तो रिप्रोडक्शन का कॉमन मेथड है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिज्म जैसे अलगी, फंजाई में रिप्रोडक्शन का कॉमन मेथड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब उसके बाद देखिए, एडवर्स कंडीशन के आने से ठीक पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल की ओर शिफ्ट हो जाता है। एडवर्स कंडीशन के आने से ठीक पहले जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल की ओर शिफ्ट हो जाता है। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को अनफेवरेबल कंडीशन से बचाता है। क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन परिस्थितियों में सफल रहता है? क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इन परिस्थितियों में सफल रहता है? तो हायर प्लांट्स में एसेक्सुअल, वेजिटेटिव तथा सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें एसेक्सुअल, वेजिटेटिव तथा सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। मोस्टली एनिमल्स में केवल सेक्सुअल जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन ही पाया जाता है। अब देखिए 1.2 में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग को स्टडी करना है। तो आइए हम लोग स्टडी करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 1.2 में स्टडी करना है। तो इसमें हम लोग को मेल तथा फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन या तो देखिए, इसमें मेल तथा फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन या तो सेम इंडिविजुअल्स द्वारा होता है या अपोजिट सेक्स के डिफरेंट इंडिविजुअल्स के द्वारा होता है। एक गैमेट आपस में मिलकर जाइगोट बनाते हैं जो आगे चलकर न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है। क्या बनाता है? न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है। एसेक्सुअल की तुलना में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक इलिबोरेट, कॉम्प्लेक्स तथा स्लो प्रोसेस है।
इसमें बनने वाली संतानें अपने पेरेंट्स या एक दूसरे के आइडेंटिकल होती हैं। विभिन्न ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स, एनिमल्स या फंजाई के अध्ययन से पता चलता है कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर तथा फिजियोलॉजी में एक दूसरे से अलग है। लेकिन जब बात सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की आती है तो ये सभी सेम पैटर्न को अपनाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए जुवेनाइल फेज क्या होता है। तो जुवेनाइल फेज क्या होता है जी? तो जुवेनाइल फेज ऑर्गेनिजम्स अपने जीवन में रिप्रोडक्टिव फंक्शनल होने से पहले जुवेनाइल फेज में रहता है, जहां वह ग्रोथ तथा मैच्योरिटी की सर्टेन स्टेज को धारण करता है। प्लांट्स में इसे वेजिटेटिव फेज के नाम से जाना जाता है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में इस फेज का ड्यूरेशन अलग अलग होता है। रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में अब हम लोग जानेंगे कि आखिर जो है ये आपका रिप्रोडक्टिव फेज जो है ये क्या होता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए रिप्रोडक्टिव फेज, जुवेनाइल तथा वेजिटेटिव फेज का समाप्त होना रिप्रोडक्टिव फेज की पहचान है। इसको हम हायर प्लांट्स में आसानी से देख सकते हैं जब वो फ्लावर देते हैं। कुछ प्लांट्स में जहाँ फ्लावरिंग एक से अधिक बार होती है, इस इंटर फ्लावरिंग पीरियड को आप क्या कहेंगे, जुवेनाइल या मैच्योर? तो मैच्योर होगा इसका आंसर। एनुअल तथा बाइएनियल टाइप के प्लांट्स वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव तथा सेंसेंट फेज को क्लियर कट स्पष्टता जो है शो करते हैं, लेकिन पेरेनिंग जो है पेरेनियल प्लांट्स में इन फेजेज को क्लियरली जो है डिफाइन करना कठिन होता है। कुछ प्लांट्स अनयूजुअल फ्लावरिंग फेनोमेनॉन दिखाते हैं, जैसे बम्बू प्लांट्स जीवन में एक बार ही फूल देते हैं। बम्बू प्लांट्स जो है जनरली 50 से 100 साल के बाद फूल तथा फल देते हैं और फिर इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। उसके बाद देखिए स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना, जिसको नीला कुरेंजी भी कहा जाता है। देखिए एस्ट्रोबिलंथस कुंथियाना, जिसको नीला कुरेंजी कहा जाता है, या 12 वर्षों में केवल एक बार फ्लावर्स देता है। ठीक है, 12 वर्षों में जो है केवल जो है एक बार फ्लावर्स देने वाला है। देखिए नीला एस्ट्रोबिलंथस कुंथियाना जो नीला कुरेंजी है, या 12 वर्षों में केवल एक बार फ्लावर्स देता है। इस प्लांट्स ने सितंबर-अक्टूबर 2006 में फ्लावर दिए थे। अभी 2018 में फ्लावर दिया था, 2018 में, और फिर जो है 2030 में फ्लावरिंग होगा इसका। ठीक है, बड़ी संख्या में फ्लावर्स देने के कारण केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु और हाईली एरियाज में ब्लू कालीन जो है बिछा हुआ सा दिखा, जिससे ने टूरिस्ट को बड़ी संख्या में आकर्षित किया। एनिमल्स में एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर से पहले जुवेनाइल फेज में मॉर्फोलॉजिकल तथा फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्टिव फेज की ड्यूरेशन जो है अलग अलग होती है। तो देखिए स्टूडेंट, क्या आप ह्यूमंस में रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को इंडिकेट करने वाले चेंजेस की सूची तैयार कर सकते हैं? एनिमल्स में बर्ड्स क्या पूरे वर्ष एग्स देती रहती है या यह सीजनल फेनोमेनॉन है? फ्रॉग्स तथा लिजार्ड में प्रक्रिया कैसे होती है? नेचर में रहने वाली चिड़िया केवल सीजनली अंडे देती है। कैपेटिविटी जो है पोलरिटी फॉर्म्स में रहने वाली चिड़िया पूरे वर्ष अंडे देती है। यह ह्यूमन वेलफेयर के लिए चिड़ियों का कमर्शियल जो है एक्सप्लोइटेशन है, जो कि नेचुरल रिप्रोडक्शन से संबंधित नहीं है। प्लासेंटल मैमेलियाज के फीमेल के रिप्रोडक्टिव फेज में ओवरीज, एसेसरी डक्ट तथा हार्मोन्स में साइक्लिक चेंजेज आते हैं। काउ, सीप, डियर, डॉग्स, रैट, टाइगर जैसे नॉन प्राइमेट मैमेलियाज में रिप्रोडक्शन के दौरान आने वाले साइक्लिकल चेंजेज को ओस्ट्रस साइकिल कहते हैं, जबकि प्राइमेट, मंकीज, एप्स एंड ह्यूमंस में यह मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है। नेचुरल विल्ड कंडीशन में रहने वाले कई मैमेलियाज अपने रिप्रोडक्टिव साइकिल को केवल फेवरेबल सीजन्स में जो है दर्शाते हैं। ऐसे एनिमल को सीजनल ब्रीडर कहते हैं। ठीक है, कई मैमेलियाज पूरे रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रहते हैं। ऐसे एनिमल्स को कंटिन्यूअस जो है ब्रीडर कहते हैं। उसके बाद देखिए सेंसस फेज। तो सेंसस फेज क्या होता है? तो रिप्रोडक्टिव फेज का अंत होना सेंसस या ओल्ड एज का एक जो है पैरामीटर कहा जाता है, माना जा सकता है। लाइफ स्पान की इस लास्ट फेज के दौरान कुछ जो है कंकोमिटेंट चेंजेज आते हैं। एज फॉर एग्जांपल सोइंग ऑफ मेटाबॉलिज्म, ओल्ड एज अंततः डेथ तक ले जाती है। ठीक है,
प्लांट तथा एनिमल्स में जुवेनाइल रिप्रोडक्टिव तथा सेंसेस फेज के बीच ट्रांजिशन के लिए हार्मोन्स उत्तरदायी होते हैं। हार्मोन्स तथा सर्टेन इन्वायरमेंटल फैक्टर के बीच इंटरेक्शन तालमेल रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस तथा ऑर्गेनिजम्स के बिहेवियरल एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होने वाले इवेंट्स, मैच्योरिटी अटेन करने के बाद सभी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो इवेंट्स तथा प्रोसेसेस दिखाते हैं जो फंडामेंटली जो है सिमिलर होते हैं, ठीक है। हालांकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संबंधित स्ट्रक्चर वास्तव में बहुत भिन्न होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इवेंट्स इलाबोरेट, कम्प्लेक्स तथा स्लो होती है तथा एक रेगुलर सीक्वेंस को फ्लो करती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल तथा फीमेल जो है गैमिट्स का फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट का फॉर्मेशन तथा एम्ब्रियोजेनेसिस के द्वारा कैरेक्टराइज होते हैं। इसमें 3 स्टेजेस होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन तथा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। उसके बाद देखिए गैमिट्स के फ्यूजन से पूर्व होने वाली प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स 1.2.1 गैमिट्स के फ्यूजन से पूर्व होने वाली सेक्सुअल इवेंट्स को इसमें शामिल करते हैं। गैमिटोजेनेसिस तथा गैमिट ट्रांसफर 2 प्रमुख प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं। 1.2.1.1 गैमिटोजेनेसिस या मेल तथा फीमेल गैमिट्स के बनने का प्रोसेस है। गैमिट एक प्रकार से हैप्लॉइड कोशिकाएं होती है। होमोगैमिट्स क्या होता है, तो इसमें दोनों गैमिट्स एक समान दिखते हैं तथा इन्हें मेल तथा फीमेल गैमिट में जो है कैटेगराइज करना पॉसिबल नहीं होता है। एज फॉर एग्जाम्पल जो है सम अलगी हो गए, ठीक है। देखिए अब उसके बाद हेट्रोगैमिट्स की चर्चा करें तो हेट्रोगैमिट्स इसमें मेल तथा फीमेल गैमिट्स अलग अलग होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होते हैं। मेल गैमिट को एंथेरोजॉइड और स्पर्म तथा फीमेल गैमिट को एग और ओवम कहते हैं, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल आपका क्या हो गया, तो मेजोरिटी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका जो है वह ऑर्गेनिजम्स हो गए। उसके बाद चर्चा करते हैं अगर फिगर 1.5 में, तो टाइप्स ऑफ गैमिट्स यहाँ पर दिया गया है और ये आपका आइसोगैमिट्स है ऑफ कैलेडोफोरा का, ठीक है। आइसोगैमिट्स ऑफ कैलेडोफोरा और एन अलगा है और उसके बाद एल्गा है। उसके बाद देखिए बी नंबर में हेट्रोगैमिट्स ऑफ ह्यूकस एंड अलगा है और उसके बाद देखिए हेट्रोगैमिट्स ऑफ होमोसेपियंस, ये आपका ह्यूमन बींग्स का जो है दिया गया है होमोगैमिट्स, ठीक है। अब उसके बाद देखिए सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, तो सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्राय 2 अलग अलग इंडिविजुअल द्वारा बनने वाले मेल तथा फीमेल गैमिट के बीच फ्यूजन होता है, लेकिन ये सदैव ट्रू नहीं है। क्लास 11 में आपके द्वारा पढ़े गए एग्जाम्पल्स में क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किन केसेज में जो है सेल्फ फर्टिलाइजेशन ऑब्जर्व्ड हुआ था। देखिए उसके बाद लिखा है कि सदैव इस प्रकार के एग्जाम्पल प्लांट्स में देना आसान है, ठीक है। प्लांट्स में एनिमल मेल तथा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सेम प्लांट्स में हो तो इन्हें बाइसेक्सुअल प्लांट कहते हैं। डिफरेंट प्लांट्स पर हो तो इन्हें हम यूनिसेक्सुअल प्लांट कहते हैं। बहुत सी फंजाई तथा प्लांट्स में बाइसेक्सुअल कंडीशन को होमोथैलिक या मोनोसियस जैसे शब्दों में डिनोट करते हैं। हेटेरोथैलिक और डायोसियस टर्म का उपयोग यूनिसेक्सुअल कंडीशन को डिस्क्राइब करने में होता है। फ्लावरिंग प्लांट्स में यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर को स्टामिनेट तथा यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर को पिस्टिलेट कहते हैं। कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स में मेल तथा फीमेल फ्लावर सेम प्लांट पर पाए जाते हैं जिन्हें मोनोसियस प्लांट्स कहते हैं। एज फॉर एग्जांपल कुकर बीट्स हो गया तथा कोकोनट्स हो गया। उसके बाद देखिए आपका मेल तथा फीमेल फ्लावर जब अलग अलग प्लांट्स पर होते हैं तो इसे डायोसिस प्लांट्स कहते हैं। एज फॉर एग्जांपल डेट पाल्म पपाया हो गया। एनिमल्स में बाइसेक्सुअल एनिमल हार्माफ्रोडाइट्स, एज फॉर एग्जांपल अर्थवार्म हो गया, स्पॉन्ज हो गया, टेपवार्म हो गया, लीच इटीसी। यूनिसेक्सुअल एनिमल कॉकरोच हो गया, सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन। सभी हेट्रोगैमेटिक स्पीसीज में गैमिट 2 प्रकार के होते हैं, मेल गैमिट तथा फीमेल गैमिट, ठीक है। गैमिट हैप्लॉइड होते हैं, लेकिन गैमिट बनाने वाली पैरेंटल प्लांट बॉडी या तो हैप्लॉइड होती है या डिप्लॉइड। हैप्लॉइड पैरेंटल बॉडी मोनेरा, फंजाई, अलगी तथा ब्रायोफाइट से संबंध रखने वाले कई ऑर्गेनिज्म में हैप्लॉइड गैमिट माइटोसिस द्वारा बनते हैं। क्या हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में कभी मियोसिस नहीं होगी? क्लास 11 की बुक में अलगी के लाइफ साइकिल या फ्लो चार्ट पढ़ने पर इसका सही आंसर मिल जाएगा। डिप्लॉइड पैरेंटल बॉडी टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म तथा लगभग सभी एनिमल्स ह्यूमन भी में हैप्लॉइड गैमिट मियोसिस द्वारा जो है बनते हैं। देखिए आपका
डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में बॉडी की जो है स्पेशल सेल जैसे कि मियोसाइट्स गैमिट मदर सेल में मियोसिस होती है। मियोसिस के अंत में क्रोमोसोम का केवल एक सेट ही गैमिट में ट्रांसफर होता है। यहाँ पर देखिए पिक्चर दिया गया है आपका डाइवर्सिटी ऑफ सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स बाइसेक्सुअल एनिमल, ये आपका अर्थवर्म है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है इसका स्लाइटेलम है, ये आपका टेस्टिस सेक्स विद टेस्टिस है, ओवरीज है। और उसके बाद देखिए आपका बी नंबर जो है यूनिसेक्सुअल एनिमल कॉकरोच है और इसमें देखिए मेल है टेस्टिस है। उसके बाद सी नंबर देखिए आपका मोनोसियस प्लांट कारा है, तो कारा में जो है दिया गया है आपका उगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन और इसके एंथ्रीडियम जो होता है मेल सेक्स ऑर्गन होता है। और डी नंबर देखिए डायोसियस प्लांट मार्केंसिया है और ये आपका जो है आर्ची गोनियोफोर है, ये आपका एंथ्रीडियोफोर है। ठीक है, ये आपका फीमेल थैलस है, मेल थैलस है। जो सुंदर फ्लावर जो सुंदर होगा तो आपका वो आपका फीमेल थैलस होगा और जो सुंदर नहीं होगा मेल थैलस होगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए आपका ई नंबर में दिया गया है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल जो है फ्लावर स्वीट पोटैटो का दिया गया है, स्टामेन है आपका और नीचे जो है आपका कार्पेल दिया गया है। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिए। और उसके बाद देखिए नीचे जो है क्या दिया गया है, एक टेबल दिया गया है। तो इस टेबल को हम लोग देखें कि इस टेबल में जो है क्या है। तो इस टेबल में देखिए क्या दिया गया है इसमें क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट्स डिप्लॉयड टू एन एंड गैमिट्स हैप्लॉयड एन ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स फिल इन द ब्लैंक्स स्पेसीज। द नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म इधर दिया गया है, क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट 2n और क्रोमोसोम नंबर इन गैमिट। तो आपका ह्यूमन बींग्स में 46 है, 23 हाउस फ्लाई 12 तो 6 रैट 4 आपका दिया गया है 21 तो कितना होगा 42 हो जाएगा। डॉग 78 39 कैट 38 19 इसको देख लेंगे। फ्रूट फ्लाई 84 और आपका जो है ओपियोग्लोसम ए फॉर्म जो है इसमें 630 तो इधर 12 190 और एप्पल में 34 तो इधर 17। ठीक है, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर सिंपल नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म दिया है, क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट 2n दिया है, क्रोमोसोम नंबर इन गैमिट n दिया है। तो राइस देख लेंगे आप लोग इसको। उसके बाद देखिए टेबल दिया गया है, उसका गैमिट ट्रांसफर, तो गैमिट में कैसे ट्रांसफर होता है सब दिया गया है, आप लोग देख लेंगे। ठीक है, मेल और फीमेल गैमिट बनने के बाद दोनों फिजिकली जो है एक दूसरे के पास आते हैं, फ्यूजन फर्टिलाइजेशन हो सके। क्या आपको कभी आश्चर्य नहीं होता कि गैमिट आपस में कैसे मिलते हैं? अधिकतर ऑर्गेनिज्म में मेल गैमिट मोटाइल होता है तथा फीमेल गैमिट स्टेशनरी होता है। ठीक है, कुछ अलगी तथा फंजाई